because I wanted to know the. All right. Okay. And there is this as well. All right. So let's get started with the thing now. Sorry for the late delay. I explained it yesterday कि यार ये थोड़ा सा जब 10-15 मिनट का मार्जिन रखा करो and that is why because I am coming from another center and I have to rush here for the class and I'm not मतलब, I'm really sorry about it though. Like this is not a nice thing to do or say, but then it is what it is. I'm sorry about it. That's all I can say or do. All right, so let's get started and let's just look at how are things going to be happening over here and let's just get started with the thing. तो सबसे पहले चीज़ ये है कि मैं आज की क्लास में आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ नोन एज एल्जेब्रिक. अच्छा मैंने इंडाइसिस करवा दिया है. इंडाइसिस का मुझे आज होमवर्क पोस्ट करना है. दैट इज़ वाई आई हैव टेकन योर ईमेल्स so that I can add you guys to the Google Classroom that is there for this class. All right. Is my voice okay? Can you guys hear me? Okay, yes, perfect. Let's get started. अच्छा जी, तो मैंने इंडाइसिस ख़त्म कराया है. अब मैं एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस पे जा रहा हूँ एंड आई विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस, राइट. तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस एंड लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट, राइट. सो देखें जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर मैनिपुलेशन, ये सेकंड सब टॉपिक है अलजेब्रा का. इंडाइसिस इज डन. नाउ वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स अलजेब्रिक मैनिपुलेशन. देख लो, ये मैंने इंडाइसिस ख़त्म करवा दिया. अब मैं मैनिपुलेशंस की तरफ जाऊँगा और मैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कराऊँगा, ठीक है. और राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स जस्ट लुक एट हाउ आर वी सपोज टू डू वट एवर वी आर सपोज टू डू इन दिस. तो देखें, सबसे पहली बात आप ये समझो कि एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग एंड दैट इज़ व्हाट. तो देखें जी, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन जो है ना, वो सबसे पहले तो सेकंड सब टॉपिक है हमारे पास किसका, एल्जेब्रा का. तो यहाँ पर लिख देते हैं एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन इज़ वेयर आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद एंड लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग, राइट. तो अब यहाँ पर आते हैं और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से आई एम स्टार्टिंग. ऑलराइट, एक सेकेंड. सही है जी. अब अगर मैं एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग एट द थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, तो सबसे पहले देख लो ये कि बेटा जी दो किस्म की चीज़ें होती हैं हमारे पास ना. एक चीज़ होती है एक्सपैंडेड होती है, और अच्छा, और एक चीज़ होती है हमारे पास फैक्टराइज्ड होती है. तो अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में होता हूँ ना, तो एक्सपैंडेड फॉर्म से अगर मैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में जाना चाहता हूँ, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं, तो बेटा जी जो प्रोसेस लगता है ना उसका नाम क्या है, उसका नाम है फैक्टराइजेशन. क्या नाम है बेटा उसका, उसका नाम है फैक्टराइजेशन. फिर जब भी बेटा जी मेरे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में मैं होता हूँ, तो फैक्टराइज्ड फॉर्म से बेसिकली अगर मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म में जाना होता है, तो बेटा जी जो प्रोसेस लगता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एक्सपेंशन. ठीक है, ये दो ही चीज़ें होती हैं. अब अगर मेरे पास फैक्टराइजेशन का बेसिकली प्रोसेस है, अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में हूँ और बेसिकली फैक्टराइजेशन का प्रोसेस लगाऊँ, तो बेसिकली मैं फैक्टराइज फॉर्म में आ जाऊँगा. अगर मैं बेसिकली फैक्टराइज्ड फॉर्म में हूँ और अगर मैं एक्सपैंडेड पे आना चाहता हूँ, तो मैं एक्सपेंशन का प्रोसेस लगा कर आऊँगा. यही दो चीज़ें जो है ना वो अलजेब्रा में हो सकती हैं, यही दो फॉर्म्स हो सकती हैं. अब ये पहचान क्या है कि एक्सपैंडेड फॉर्म कौन सी है और फैक्टराइज्ड फॉर्म कौन सी है. तो इफ़ आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, तो बेटा याद रखना, एक्सपैंडेड फॉर्म वो फॉर्म होती है वेयर एलिमेंट्स आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. मतलब जहाँ पर भी एलिमेंट्स आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए नज़र आ जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये एक्सपैंडेड फॉर्म है. लेकिन अगर कभी भी आपको एलिमेंट जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में नज़र आएंगे, तो इसका मतलब होगा कि ब्रैकेट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड. या तो बेटा जी ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि या तो ब्रैकेट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, या तो ये एक काम होगा. या फिर बेटा जी सेकंड चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है कि अ सिंगल एलिमेंट इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू अ ब्रैकेट. क्या होगा कि अ सिंगल एलिमेंट इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू अ ब्रैकेट, कि हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होगा एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू अ ब्रैकेट एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन.
राइट, ये इस तरह की कोई भी चीज़ होगी कि या तो हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में क्या होगा, ब्रैकेट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देन व्हाट एल्स कुड बी डन इज अ सिंगल एलिमेंट इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू अ ब्रैकेट, दिस इज व्हाट कुड बी डन एज वेल, राइट। तो हमारे पास इस तरह की ये चीज़ भी हो रही होगी। इज दैट क्लियर, आर वी गुड टिल हेयर, समझ आता है। तो ये दो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, राइट। आर वी गुड, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टराइज्ड फॉर्म्स आर वी डू वी अंडरस्टैंड व्हाट एक्सपैंडेड फॉर्म्स आर, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, देन वी आर गोना बी मूविंग अहेड एंड देन वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म टू एक्सपैंडेड फॉर्म। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म टू एक्सपैंड। अब देखो यही चीज़ें हैं ना कि बेसिकली या तो एक्सपैंड, ओए ऑन है नो है दानियाल, राइट इट अगेन। नो, व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड बेटा, आस्क मी। नो इशू, ओके ओके ओके, ऑलराइट। तो अब मैं सबसे पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में होऊंगा, तो अगर मतलब एलिमेंट्स जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, या फिर अगर मैं फैक्टराइज फॉर्म में होऊंगा जहाँ पे बेसिकली ब्रैकेट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और बेसिकली अब मेरे पास यही दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन एक बात बेटा आप याद रख लो कि अब ये होगा कैसे। तो सबसे पहले ना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फैक्टराइज फॉर्म में आप मौजूद हो, लेकिन अब आपको एक्सपैंडेड में जाना है, तो एक्सपेंशन का प्रोसेस लगाना है, ठीक है। तो आई जस्ट शो यू हाउ इट इज़ सपोज टू बी डन। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम लिखते हैं कि फैक्टराइज्ड टू एक्सपैंडेड क्या होगा, फैक्टराइज फॉर्म से एक्सपैंडेड फॉर्म में जाने का हमारा बेटा पर्पज़ है। और ये करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें ये करने के लिए लगाना पड़ेगा एक्सपेंशन का प्रोसेस। इज दैट क्लियर। तो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डन, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइज टू एक्सपैंडेड जाना होगा और एक्सपेंशन का प्रोसेस हमें लगाना होगा। अब हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डन एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन, तो लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड विद दैट। तो अब होता ये है सबसे पहले कि अगर मेरे पास a इंटू बी प्लस सी गिवन है, सही है, a इंटू बी प्लस सी गिवन होगा, अगर ये क्या है एक एलिमेंट, ये मैं केसेस करा रहा हूँ किस तरीके से काम करता है। तो अब देखो यहाँ पर एक एलिमेंट है जो बेसिकली एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यही बताया था ना, जहाँ पर या तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या फिर एक सिंगल एलिमेंट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये सिंगल एलिमेंट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर एक सिंगल एलिमेंट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको ये याद रखना है कि भाई ठीक है हो रहा है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कराओ। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए आप क्या करोगे, आप बेसिकली ए को बी से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर आप ए को सी से मल्टीप्लाई कराओगे, तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम ए बी प्लस ए सी, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। तो ये फैक्टराइज से एक्सपैंडेड में आ गया, क्योंकि आपको देखने से ही नजर आ रहा है कि अब एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर गाइस, समझ आता है, आर वी गुड टिल हियर। ओके, अब आते हैं सेकंड टाइप पे बेटा जी। तो सेकंड टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकंड टाइप पे आपको देखना है a इंटू बी प्लस सी प्लस डी हो गया। अब अगेन एक सिंगल एलिमेंट एल्जेब्रिक उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी करेंगे। तो अगर बेटा जी यहाँ पर आते हैं तो ये क्या चीज़ बनेगा, दिस विल बिकम व्हाट, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, राइट। अब हमारे पास होता ये है कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई भी चीज़ गिवन है, तो अब मेरे पास जो थर्ड चीज़ पर मैं आता हूँ वो क्या है बेटा जी, वो है हमारे पास कि एक ब्रैकेट है ए प्लस बी का, एक ब्रैकेट है सी प्लस डी का, राइट। अब नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू इज I just have to do what? I just have to literally just see that these are in factorized form. Why are they in factorized form? Because brackets are being multiplied. So what will I be doing is I will just be multiplying each element to the element of the other bracket. So it will become what? It will become AC plus AD हो जाएगा. Then B is going to be multiplied with C, and then B is going to be multiplied with D. So it's going to be what? It is going to be BC plus BD, and this is how it is going to be written. देन वी आर गोना बी लुकिंग एट व्हाट, अब देखो ये वाली जो चीज़ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि भाई ये वैसे तो आपने डायरेक्टली एक्सपैंड करना सीखा है, लेकिन इस बात को समझ लो मतलब क्या होता है। देखो बेटा आपने बचपन में अगर सुना था ना टू स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता था, टू मल्टीप्लाई बाय टू। अब आपको क्या बता रहे हैं, अब आपको बेसिकली बताया जा रहा है, एक सेकेंड,
ऑलराइट, तो बेसिकली ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर इस तरह की कोई भी चीज़ गिवन है, तो अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करने के लिए क्या होगा। तो अगर मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपैंड करने की बात करूं, तो अब मेरे पास होता ये है कि अब मेरे पास यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद रखनी है कि भाई ये जो है ना वो वैसे तो टू स्क्वायर की तरह ये टू मल्टीप्लाई बाय टू होगा, तो इसी तरह ये फैक्टराइज फॉर्म क्यों है, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी हो जाए, मतलब कि अब दो सिमिलर एलिमेंट्स सिमिलर साइंस वाले ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने बोला यार इसको इस तरीके से लिख दो कि स्क्वायर लगा दो, होती ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्म ही है, और अगर इसको थोड़ा गौर से देखें तो वो इस तरह की कोई चीज़ बनती है। अब इस तरह की कोई भी चीज़ बनने का मतलब ये है कि जैसे आपने ब्रैकेट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था वैसे ही यहाँ पे भी करा दो। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने जाते हो तो आपने ए को ए से कराना है, ए को बी से कराना है। तो अगर आपने ए को ए से कराया तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर, फिर ये क्या बनेगा ए बी बनेगा, फिर ये वापस से बी को ए से कराएंगे तो ए बी बनेगा, और फिर बी को बी से कराएंगे तो बेटा क्या बनेगा ये बी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फिर इवेंचुअली क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मल्टीप्लाई इस तरह करके निकालो, बल्कि इस चीज़ का नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इस चीज़ का नाम क्या है बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नाम है। क्या नाम है इसका, इस चीज़ का नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो अगर इसका नाम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में बेसिकली क्या होता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर वन है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर वन। तो अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर वन ये है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हम ये याद भी कर सकते हैं कि यार अगर कभी भी इसको डायरेक्टली भी पढ़ा जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कभी भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ जाए तो इट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी रिटन लाइक। इज दैट क्लियर गाइज, समझ आता है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं है, आर वी गुड टिल हेयर। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड गाइज। और राइट, तो ये बेसिकली हम डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, और इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बाद में चलते हैं, और अब हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, ए माइनस बी होल स्क्वायर की। तो अगर मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की बात करूं, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अगेन अब ये ए माइनस बी जैसे दो ब्रैकेट्स हैं, एंड इट इज़ गोना बी व्हाट, इट इज़ गोना बी ए माइनस बी, यहाँ पर हमने लिखा ए माइनस बी हमने यहाँ पर लिखा, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी राइट इट, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, ए इंटू ए करेंगे और फिर ए इंटू बी करेंगे, तो इट्स गोना बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, एंड देन माइनस ए बी वापस से, और फिर ये क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड देन दिस इज गोना बी मल्टीप्लाइड विद दिस एज वेल, तो ये बी स्क्वायर हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, एंड दिस इज गोना बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ इट इज गोना बी लुकिंग लाइक, राइट। फिर ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोना बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एज वेल, और ये हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ बन जाएगी कि ये हमें इस तरीके से नजर आएगा, एंड दिस इज गोना बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर टू। इज दैट क्लियर। अब चाहो तो आप इसको मैनुअली इतनी ख्वारी वाले तरीके से करो फिर, लेकिन अगर चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, एंड इट विल लीड यू टू द सिमिलर थिंग, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफरेंट। इज दैट क्लियर गाइस, समझ आता है, आर वी गुड टिल हेयर। Okay, let's just move ahead, and let's just look at what? Let's just look at the fourth thing, the sixth thing, and that is going to be what? That is going to be कि अगर मेरे पास कभी
इस तरीके की कोई चीज़ आ जाए कि अब लिखा हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्टराइज्ड फॉर्म। अगर ये मेरे पास एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्टराइज्ड फॉर्म है, तो एग्जाम्पल ऑफ फैक्टराइज्ड फॉर्म में बेसिकली मुझे ये याद रखना है कि ये एक सेकेंड, एक सेकेंड छे। ऑलराइट, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आके बेटा जी इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोना बी, अगर इसकी मैं एक्सपेंशन करने जाता भी हूँ, तो अगर इसकी एक्सपेंशन देखते हैं तो यहाँ पे a इंटू ए होगा, एंड देन इट इज़ गोना बी a इंटू बी, सो इट्स गोना बी व्हाट, इट्स गोना बी a स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, देन इट्स गोना बी माइनस, अच्छा फिर उसके बाद अब ये देखो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर होगा एंड देन a प्लस ए बी होगा ये वाला, एंड देन दिस इज दिस वन व्हेन दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस इज गोना बी व्हाट माइनस ए बी होगा एंड माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो नाउ दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गए, देन इट्स गोना बी व्हाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। अब ये भी मेरे पास जो है ना वो एक आइडेंटिटी हो सकती है, दिस इज गोना बी माई थर्ड आइडेंटिटी। वाई एम आई यूजिंग इट एज अ थर्ड आइडेंटिटी, बिकॉज देखो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब आपको मैनुअली इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आइडेंटिटी का वर्ड यूज हुआ है ना, वहाँ पे आप डायरेक्टली भी अपनी वैल्यूज, अपनी जो है ना चीज़ का आंसर निकाल सकते हो। यू डोंट हैव टू डू इट मैनुअली एंड वर्क इट आउट, राइट। ये आप बेसिकली पूरी चीज़ डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, एंड दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डूइंग, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 3, ये मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ हो जाएगी। इज दैट क्लियर गाइज? एंड देन वेर एवर आई हैव यूज द वर्ड आइडेंटिटी, वी कैन लर्न इट, वी कैन मेमोराइज इट, एंड वी कैन यूज दैट डायरेक्टली विदाउट इवन शोइंग एनी वर्किंग। इज दैट क्लियर? तो 3 आइडेंटिटीज हैं। 3 आइडेंटिटी का मतलब होता है बेसिकली फॉर्मूला, फॉर्मूले को आप डायरेक्टली कहीं भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आर वी गुड? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और बेटा जी लेट्स लुक एट व्हाट, लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट थिंग, कि अब हमारे पास ये मैंने सिर्फ अभी आपको किसकी केसेस पढ़ा दिए, मैंने आपको फैक्टराइज टू एक्सपैंडेड बढ़ा दिए। मतलब ये 6 तरीके से जो है ना ये बेसिकली फैक्टराइज्ड फॉर्म गिवन हो सकती है, और इन 6 में से ही किसी एक तरीके से गिवन होगी, और आपको जो है ना उसको ही एक्सपैंड करना होगा, एंड दैट इज हाउ फैक्टराइज टू एक्सपैंडेड के केसेस आर गोइंग टू लुक लाइक। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट। अब हम एक और चीज़ से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोना बी, अब ये देख लो कि अब मेरे पास जो सेकंड पे आता है वो बेसिकली क्या है। सेकंड पे जो चीज़ हमारे पास आती है ना यार, उसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्सपैंडेड टू फैक्टराइज, क्योंकि यही चीज़ थी ना भाई कि या तो फैक्टराइज टू एक्सपैंडेड चले जाओ,
या तो फैक्टराइज टू एक्सपैंडेड चले जाओ या फिर एक्सपैंडेड टू फैक्टराइज चले जाओ, दोनों बातों का मतलब एक ही है, यू डोंट हैव टू मैनुअली डू इट, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब बेसिकली मैं किस चीज़ से स्टार्ट करता हूँ, और अब मैं स्टार्ट करूँगा फैक्टराइज टू एक्सपैंडेड से। तो अगर मैं फैक्टराइज टू एक्सपैंडेड की बात करता हूँ तो फैक्टराइज्ड टू एक्सपैंडेड इज द थिंग दैट आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद, राइट। यस, तो बेसिक सॉरी, एक्सपैंडेड टू फैक्टराइज इज व्हाट आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद, कि मतलब अगर मेरे पास एक्सपैंडेड फॉर्म जो है ना वो गिवन होगी, टू फैक्टराइज्ड इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन विद, ठीक है। कि मतलब अब मेरे पास एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन होगी एंड व्हाट डू आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू वर्क ऑन फैक्टराइजिंग इट, राइट। तो मतलब ये जो चीज़, ये जो काम होता है वो किस तरीके से होता है, ये काम बेसिकली हमारे पास फैक्टराइजेशन के मेथड से होता है, राइट। कि मतलब आप जब तक इसको फैक्टराइज नहीं करोगे, जब तक यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, आपको पहले इसको फैक्टराइज करना आना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ से आपको केस नंबर 1 कराता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब जिस तरह से एक्सपैंड फैक्टराइज टू एक्सपैंडेड के केसेस थे ना, 6 केसेस थे, अब इसमें भी हमारे पास 4 अलग अलग केसेस होते हैं। तो मैं आपको पहले केस नंबर 1 करवाता हूँ। अब केस नंबर 1 में बेसिकली इधर आते हैं और अब देखते हैं कि केस नंबर 1 में होगा क्या। तो अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं तो केस नंबर 1 समझ लो बेटा, केस नंबर 1 है किसका, कि अब मेरे पास एक्सपैंडेड फॉर्म है ना, कि बेसिकली एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो केस नंबर 1 इज वेयर आई हैव टू टर्म्स, राइट, टू टर्म्स दैट कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बट दे आर इन एक्सपैंडेड फॉर्म, और बस 2 टर्म्स होंगी। तो अगर मेरे पास 2 टर्म्स हैं और इसको मुझे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन लगानी है, तो मेरे दिमाग में ये 3 बातें आनी चाहिए। नंबर 1 बात ये है कि ट्राई टेकिंग कॉमन, क्योंकि 2 चीजें हैं, आप क्या करो, ट्राई टेकिंग कॉमन। अगर कॉमन काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सपोज अगर कॉमन काम नहीं कर रहा, यूज आइडेंटिटी, यूज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्या करना है, यूज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 3। कौन सी वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, नंबर 3। क्योंकि अब आपके पास एक्सपैंडेड चीजें होंगी, मतलब कि अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चीजें गिवन होंगी। मतलब ऐसा होगा कि एक एलिमेंट पे स्क्वायर लगा हुआ होगा, दूसरे वाले एलिमेंट पे स्क्वायर लगा होगा, आप इसको फैक्टराइज करना चाह रहे होगे, तो आप इसकी जगह पे बेसिकली लिख दोगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी लीविंग इट। क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि अगर कभी भी कोई चीज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके गिवन हो, मतलब फैक्टराइज्ड हो, तो आप बेसिकली इसको यूज करके इस तरीके से इसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो अब तो आपके पास एक्सपैंडेड फॉर्म अगर इस तरीके से गिवन हो तो आप इस तरीके से कर लेना, उसको लिख लेना भाई, क्योंकि 2 टर्म्स ही इसी तरीके से गिवन हो सकती है ना। तो हमने यहाँ पे एक और चीज भी सीख ली कि या तो अगर कॉमन से काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से काम चल रहा होगा, या फिर नंबर 3 पे आते हैं तो नंबर 3 पे आप लिख लो कि समटाइम्स बोथ कॉमन एंड थर्ड आइडेंटिटी आर पॉसिबल। बोथ क्या होगा कि समटाइम्स, कभी कभी हमारे पास आइडेंटिटी और बेसिकली कॉमन लेना दोनों ही चीजें काम कर जाएंगी। तो समटाइम्स टेकिंग कॉमन or and applying third identity both are doable। इज दैट क्लियर। तो यहां से हमारे पास ये 3 चीजें जो है ना ये होनी चाहिए, तो फिर हमारे पास जो है ना वो काम आगे चलेगा। इज दैट क्लियर, कि मतलब सबसे पहले या तो आप कॉमन ले लो, या तो आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा लो, या फिर आप कभी कभी कॉमन लेके और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तीसरी वाली लगा के दोनों ही से काम चला के अपनी चीज को आगे बढ़ाओगे। इज दैट क्लियर, समझ आता है। Okay, let's get started and let's just look at what? Let's just look at the third case and that is, अब मैं इसकी एग्जांपल्स कराता हूँ आपको। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करना शुरू करता हूँ, अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ गिवन है। उन्होंने बेसिकली क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है 20a² माइनस 70a, बेटा इस तरह की कोई चीज़ गिवन है। अब इस बात का मतलब ये होगा यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पर क्या 2 टर्म्स है ना, अब 2 टर्म्स में मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कॉमन लेने के बारे में सोचना है। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आता है बेटा? आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, कोई बता सकता है? द हाईएस्ट कॉमन नंबर लेना होता है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर दोनों को डिवाइड करता है वो उसको बोलते हैं कॉमन। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है वो कौन सा है बेटा? एनीवन, एनी आइडिया? नो, 5 is not the biggest number that divide both of them. What is it, guys?
एनी आइडिया? 10, यस 10 कॉमन लिया, और फिर ए भी तो कॉमन है क्योंकि दोनों में ए नजर आ रहा है, तो एक बार ए कॉमन है। तो अब ये क्या होगा? इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, कि अब मेरे पास ये जो चीज़ है वो कैसे हो जाएगी, और वो बेसिकली इट विल स्टार्ट टू लुक लाइक व्हाट? इट विल स्टार्ट टू लुक लाइक 10a इंटू 2a बचेगा और -7 हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन, क्योंकि 20 जो है उससे 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और a बचेगा, और 70 ये 7 बच जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से आगे और चलते हैं, और अब यहाँ से आगे चल के बेटा जी हमारे पास क्या होता है कि अब मेरे पास यहाँ पर हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ गिवन होती है कि अब जो है वो क्या, 5y² -45 होता है ना। तो बेटा जी अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने 5 वापस से कॉमन लिया, तो अगर 5 वापस से कॉमन लिया तो बेटा जी, अच्छा रुक जाओ, अभी ये वाली एग्जांपल अभी नहीं देखते। लेट्स सपोज मेरे पास एक चीज़ है 4 -9x²। गाइस इस तरह की कोई चीज़ गिवन है, ओके व्हाट डू यू गाइस थिंक? do is there a common? The first thing that we could do was taking common. Can I take common over here? No. That means the second thing that I should think of is applying identity, because इन दोनों के अलावा कोई और काम नहीं होगा। आइडेंटिटी अभी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 के ऊपर भी स्क्वायर नहीं, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है। तो लेट्स जस्ट, इज देयर एनी वे दैट आई कैन ब्रिंग स्क्वायर ऑन दिस 4? यस, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू 2, so it will become 2 square. And this 9 could also be converted into something square, so it will become 3x ka whole square. So now this is going to be what? This is going to be my a, and this is going to be my b. So it is will become what? It will become 2 minus 3x into 2 plus 3x, and this is how it is going to be looking like. Is that clear guys? Do you get it? समझ आता है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये मेरे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 यहाँ पर अप्लाई हो गई। बेटा आर वी गुड? ओके तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये 4 -9x² लिखा हुआ था। मैंने आपको बोला भाई 4 के ऊपर आप 2 स्क्वायर लिख दें, क्योंकि आपको तो अगर अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू अप्लाई 4 -9x² ना। तो अगर 4 -9x² एक चीज होती है तो आपने इसको, कॉमन तो नहीं आ रहा ना, तो अब आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट तो करो जिस तरह वो एक्सपैंडेड होना चाहिए फैक्टराइज होने के लिए। तो वो बेसिकली इस फॉर्म में फैक्टराइज होने के लिए होना चाहिए कि मतलब यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो। तो अभी दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर है तो हमने बेसिकली एक a माइनस बी लिखा इंटू a प्लस बी एक बार लिख के इस तरीके से अपने काम को चला लिया। इज दैट क्लियर? आर वी गुड? ओके तो अब बेसिकली यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आके देख लो भाई। तो अब मेरे पास यहाँ पर मैंने पहले इसको a² - b² फॉर्म में किया कि मतलब जो पहला एलिमेंट है उसके ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरे एलिमेंट के भी स्क्वायर हो। 9 के ऊपर भी स्क्वायर था नहीं, तो 9 को ऐसी फॉर्म में करना है कि उसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाए तो वो 9 ही रहे। तो बेसिकली ये 3x होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो 9 ही होगा, और x के ऊपर तो स्क्वायर था ही ना, और 2 के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो 4 के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि 4 पे जबरदस्ती स्क्वायर ले और 9 पे जबरदस्ती स्क्वायर है, नहीं, इनको ऐसी फॉर्म में चेंज करना है कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आता हुआ बुरा ना लगे। क्योंकि 9 का स्क्वायर अगर ले आऊंगा तो सवाल ही बदल जाएगा, 81 होता है वो, तो 81 तो यहाँ कहीं नहीं लिखा। तो मतलब दोनों को इस फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में करना है कि मतलब सवाल होता हुआ बुरा ना लग रहा हो। इज दैट क्लियर बेटा? देन आगे चलते हैं, और अब हम आगे चल के नेक्स्ट चीज पे मूव अहेड करते हैं और बेसिकली देखते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द थिंग, एंड लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट, लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट थिंग। अच्छा जी, अब बेसिकली यहाँ से हम आगे चलेंगे एंड देन वी आर गोना बी स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो एग्जांपल इस तरह की कोई चीज़ है कि हमारे पास अब गिवन है भैया, ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि उन्होंने बोला हुआ है कि 5y² - 45। तो अगर 5y² - 45 गिवन है तो अब ये बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 5y, यार एक सेकेंड रुकोगे? ऑलराइट, तो बेसिकली ये 5y² हो जाएगा, एंड आफ्टर 5y² व्हाट विल इट बिकम इज
कि हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर -3 का -9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आके बेसिकली इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 5। अब देखो ये बेसिकली आपको लग तो रहा है अभी फैक्टराइज, लेकिन ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं है, क्योंकि अगर आप ये अंदर वाली चीज पे गौर करो, क्या y पे ऑलरेडी स्क्वायर है, और क्या 9 किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाए? तो बेसिकली इस तरह की कोई चीज बन जाएगा। तो बेस क्योंकि 3 स्क्वायर लिखना कोई गलत बात तो नहीं है ना, 9 को अगर मैं 3 स्क्वायर लिखूंगा तो ये तो जायज बात है, ये कोई गलत बात तो नहीं है। तो इट्स गोना बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो दिस विल बिकम व्हाट, 5 इंटू वाई -3 एक बार लिखा, इंटू वाई +3 ए दूसरी बार लिखा, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी रिटन एज। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आता है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? आर वी गुड टिल हेयर? बच्चे प्लीज बोलो। आर वी गुड? वी डोंट हैव टू यूज द सेकंड आइडेंटिटी, बिकॉज सेकंड आइडेंटिटी में तो बेटा 3 टर्म्स होनी चाहिए ना एक्सपैंडेड फॉर्म में। सेकंड आइडेंटिटी में 3 टर्म्स होनी चाहिए एक्सपैंडेड फॉर्म में, जब जाके वो फैक्टराइज होकर इस तरह लिखी जाती है। अब ये याद रहे, यहां पे तो 2 टर्म्स होनी चाहिए ना, तो 2 टर्म्स से इस तरह की एक्सपैंडेड फॉर्म बनाते हैं। बेटा देखो मेरे पास यहाँ पर आते हैं, डोंट बी सॉरी अबाउट इट इफ यू हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन, इट्स ऑल राइट, इट्स योर राइट टू आस्क मी, दैट्स व्हाट यू हैव पेड मी फॉर। अब यहाँ पर आते हैं बेटा जी, क्या लिखा हुआ है, 5 अगर मैंने कॉमन लिया मेरा बच्चा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर -9 बन गया। आपको देखने से लग रहा होगा कि यार ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन अगर इस तरीके का सवाल आएगा ना जहाँ पे 2 से ज़्यादा स्टेप होंगे, तो वो आपको एक वर्ड यूज करेगा जिसका मतलब है कंप्लीटली फैक्टराइज। क्या वर्ड यूज करेगा बेटा? वो एक वर्ड यूज करेगा जिसका मतलब होता है हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज। तो अगर कंप्लीटली फैक्टराइज का उसने वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको उसको पूरी तरीके से फैक्टराइज करना है। अगर आपको उसको पूरे तरीके से फैक्टराइज करना है, तो अभी अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो ये भी कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ हुआ ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेसिकली इस तरीके से करेंगे कि 5 को ऐसे ही छोड़ेंगे, और फिर अगर अंदर देखूंगा तो अंदर बेसिक, ये हर सवाल में नहीं होगा, ये कभी कभी होगा कि y के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, लेकिन 9 को भी अगर मैं इस तरह कुछ करके लिख दूं कि उसके ऊपर भी किसी जगह स्क्वायर ले आऊं, 9 की जगह पे कोई स्क्वायर वाली चीज ले आऊं, तो वो पॉसिबल है ना। मतलब ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर -b स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, बी के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो अगर ए स्क्वायर -b स्क्वायर है, तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम a -b इंटू a + b, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आता है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, नाउ दिस इज इट फॉर केस नंबर 2। इसकी ये सारी एग्जांपल्स कराने से आपको इतना समझ आ गया होगा कि बेसिकली अगर इस तरीके के केस में जो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है। अब स्टेप्स नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशंस है, मतलब कभी कुछ लग रहा होगा, कभी सिर्फ 1 से काम चल रहा होगा, कभी 2 से, कभी 3 से चल रहा होगा, राइट। अब मैं जा रहा हूँ केस नंबर 2 पे। अगर बेटा जी मैं केस नंबर 2 से बात स्टार्ट करूं, तो केस नंबर 2 का नाम याद रखना, केस नंबर 2 है कि जब आपके पास 3 टर्म्स हो, क्या हो, 3 टर्म्स हो, और 3 टर्म्स भी पता है कौन सी हो, लिनियर हो। अब ये लिनियर 3 टर्म्स का क्या मतलब है, शायद आप लोगों में से किसी ने ये बात पहली बार सुनी होगी कि 3 टर्म्स लिनियर का मतलब क्या होता है। तो अगर बेटा जी मैं 3 टर्म्स लिनियर की बात करूं, तो 3 टर्म्स लिनियर का मतलब हमारे पास ये होता है कि 3 टर्म्स लिनियर में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, एक्सपैंडेड होंगी, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, और उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना बेटा वेरिएबल की, वो 1 के बराबर होगी। मतलब कुछ भी चल रहा हो, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 के बराबर होगी, और बेसिकली सिर्फ 3 टर्म्स होंगी, और लिनियर 3 टर्म्स होंगी। इज दैट क्लियर? कितनी टर्म्स होंगी? लिनियर, मतलब सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर 1 होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने से पहले एक बात याद रखना कि जब भी कभी इस तरह की कोई भी चीज आ जाए जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हो और लिनियर हो, तो आपने जो है ना मेरा बच्चा, वो याद रखना है कि आपने उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक ही काम करना होगा। जैसे 2 टर्म्स के लिए 3 काम हो सकते थे, लिनियर 3 टर्म्स के लिए बेसिकली एक ही काम हो सकता है, और वो क्या है बेटा जी, वो है हमारे पास टेक कॉमन। क्या काम है बेटा? टेक कॉमन। क्या आप जो है ना वो डायरेक्टली कॉमन ले लो, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से कराता हूं। तो देखें जी, लेट सपोज मेरे पास इस तरह की कोई चीज गिवन है। क्या गिवन है मेरे पास? गिवन है 18a -54ay +36az, राइट। इस तरह की कोई भी चीज गिवन है। तो अब यहां पर आते हैं, और यहां पर आके बेसिकली
ओके, सिक्स, ओके, तो लेट्स से, नहीं सिक्स नहीं है बेटा, 18 कॉमन है। सिक्स इज नॉट द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल थ्री नंबर्स, तो 18 इज द बिगेस्ट नंबर एंड ए, यू आर राइट। तो बेटा जी यहाँ पर आते हैं, 18 ए कॉमन लिया, तो इफ आई टेक 18 ए एस कॉमन, सो इट्स गोना बी व्हाट, यहाँ पे तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 3y बचेगा, और फिर यहाँ पे बेटा जी 2z बचेगा, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर वी गुड टिल हियर? So this is what you will have to do when it is three terms quadratic, three terms linear, right? अब बेटा जी मैं यहां से आगे चल रहा हूं। सर यस सर। सर एक चीज समझ में नहीं आई कि जैसे आपको 18 कॉमन मिला, कैसे 6 भी हो सकता था? बेटा बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल ऑफ देम, ओके सर। तो दैट इज गोइंग टू बी 18, राइट? वैसे तो 9 भी हो सकता था, यस। तो लेकिन 9 क्यों नहीं ले रहे तुम? क्योंकि 9 यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि यू हैव टू थिंक ऑफ द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल ऑफ देम ना, सर वजह? बिकॉज दैट इज व्हाट टेकिंग कॉमन इज। भाई देख, तेरे पास हो 5 ट्रॉफीज, मेरे पास हो 10 ट्रॉफी, तू 10 तो नहीं ले सकता, मैं तेरे से 10 तो नहीं मांग सकता, क्योंकि तेरे पास तो है ही 5। हाँ। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, लेट्स सपोज तेरे पास 18 हो, मेरे पास 27 हो, मैं तुमसे 27 ले सकता हूँ कभी? मैं नहीं, तुम है लेकिन ही तुम नहीं मुझसे किसी। 18 ले सकते हो, लेकिन दोनों के पास 18 18 नहीं, 18 18 नहीं हो सकती, हम्म। राइट? तो बेसिकली दोनों के पास होंगी, वो क्या होंगी, 9 9 हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर जो दोनों को डिवाइड करता होगा वो 9 होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Okay, let's start and let's look at what? Let's look at the next thing, and that is going to be case number 3. अब मैं अगर केस नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट केस नंबर 3 इज गोना बी लुकिंग लाइक। केस नंबर 3 है, अब अगेन आपके पास केस नंबर 3 में भी 3 टर्म्स तो होंगी ही होंगी, मतलब इसमें भी आपको ये याद रखना है कि अगेन इन दिस केस एज वेल देयर आर गोना बी 3 टर्म्स, and in these three terms basically there are going to be three terms which are going to be quadratic three terms। कौन सी तीन terms होंगी? तीन terms quadratic वाली होंगी। अब ये quadratic का मतलब क्या है, ये आप शायद पहली बार सुन रहे होगे कि quadratic का मतलब क्या होता है। quadratic का मतलब होता है कि बेसिकली जब भी सबसे बड़ी पावर जो है ना वेरिएबल की, लिनियर कब थी? जब 1 थी। अब quadratic होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज गोना बी इक्विवेलेंट टू 2, कि मतलब सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर जो होगी वो 2 के बराबर होगी। और तो और ये थ्री टर्म्स क्वाड्रेटिक का ना एक एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी सेट बना दिया गया है। क्या हो गया है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना दिया गया है। तो अगर थ्री टर्म्स क्वाड्रेटिक है तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो है ना वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा जिसकी बारे में ये बात कर रहे होंगे। मतलब ऐसे ही नहीं कोई तीन टर्म्स होंगी, बल्कि उसका सेट स्टैंडर्ड होगा। और वो क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन करने से पहले मैं आपको बताता, स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह का होगा। इट इज गोना बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब के तीन टर्म्स होंगी जिसमें सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर 2 होगी, और बेसिकली हमारे पास एक टर्म ऐसी होगी जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखी होगी, फिर एक होगी जो एक्स के साथ होगी, और फिर एक विदाउट एक्स होगी। तो इस तरीके से थ्री टर्म क्वाड्रेटिक जो है वो मेंशन होगा। अब अगर आपके पास थ्री टर्म क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपने जो है ना वो सिर्फ एक ही काम करना है, और वो कहलाता है बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग। क्या कहलाता है बेटा जी? वो कहलाता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, एंड दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू अप्लाई। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आता है? तो अब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगा? थ्री टर्म्स लिनियर पे तो सिर्फ कॉमन लेना था, लेकिन अब ये थ्री टर्म्स क्वाड्रेटिक है, तो थ्री टर्म्स क्वाड्रेटिक पे बेसिकली आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाना है, और इस तरह का स्टैंडर्ड सेट हुआ होगा कि बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर, फिर एक्स वाला नंबर, और फिर सी वाला नंबर। इज दैट क्लियर बेटा? समझ आता है? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन हाउ इट इज गोइंग टू बी डन नाउ। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अगर आपको बेटा ये दोनों समझ आ गए ना तो समझो आपको पूरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग आ जाएगी। तो प्लीज़ बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंशाल्लाह आ जाएंगे समझ। लेट्स सपोज मेरे पास थ्री टर्म्स क्वाड्रेटिक है कि बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब जो स्क्वायर है, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गई, तीन टर्म्स नजर आ रही हैं। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर 1 है, और दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी थ्री टर्म्स क्वाड्रेटिक। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है बेटा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग का। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, बल्कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग एक मेथड है जो थ्री टर्म्स क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने में काम आता है।
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये थोड़ी सी लाइक नर्डी बातें हैं, लेकिन ये बातों का क्लियर होना ना दिमाग में बहुत सारी चीजों को मैथ में ना आपके सुथरा कर देगा बेटा। यहाँ पे मसला ये होता है कि टीचर्स लिटरली जस्ट मेक यू रट्टिफाई मैथ, कि ऐसे रट लो। नहीं भाई, ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब अलग अलग केसेस स्टेप बाय स्टेप केसेस देख रहे हैं कि अगर अब 3 टर्म्स क्वाड्रेटिक वाली आ जाए तो उसको फैक्टराइज कैसे करना है। तो उसको एक टेक्निक है जिसका नाम मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, उसके थ्रू फैक्टराइज करना है। इज दैट क्लियर? अब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगती कैसे है, लेट्स जस्ट लुक एट दैट। तो अब आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने जो है ना वो यहां पर ये इस नंबर को, ये 6 को और बेसिकली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको? 6 को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कराओ बेटा, क्या बनता है मल्टीप्लाई करा के। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई कराने से वो बनता है बेटा जी 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो मल्टीप्लाई होके 6 बने, जो मल्टीप्लाई होके 6 बने सबसे पहले। तो अब स्टार्ट करो 1 से और असेंडिंग ऑर्डर में चलो। तो सबसे पहला जो नंबर है जो दो पेयर जो ऐसे दो नंबर्स का पेयर जो ऐसे मल्टीप्लाई होके 6 बनते हो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एक पेयर हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दूसरा पेयर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके अलावा जो अगला पेयर आता ना वो आता 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप उसको छोड़ दो, उसको कटा दो। क्यों कटा दो? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ना भाई, अब रिपीट हो जाते हैं ना पेयर, मतलब इसके बाद एक और पेयर लिखता 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको लिखने से तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नंबर तो वही रहेंगे। अब इन पेयर्स की हेल्प से अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करा के 6 नहीं बनाना, बल्कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के भी +5 बनाना है। तो मतलब मल्टीप्लाई करा के 6x स्क्वायर बनेगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के +5 बनेगा। तो अब देखते हैं कैसे कैसे ये 5 बनता है। तो 6 और 7 अगर ऐड होने लगे तो बेटा जी वो 6 और 1 ऐड होके 7 1 बनेंगे, 5 बनेगा और फिर 5 बनेगा और फिर बेटा जी 1 बन जाएगा। तो अगर यहां पर आते हैं तो ये 6 और 1 बेटा जी क्या होगा 5 एक हो गया, 3 और 2 बेटा जी क्या होगा 5 दूसरा हो गया। इज दैट क्लियर? तो अब ये पेयर दोनों ही काम के लग रहे हैं, लेकिन पेयर कोई एक चलेगा, दोनों नहीं चल सकते। और दोनों ऐसे होने चाहिए जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 ये है कि बेसिकली बोथ, मतलब यहां पे मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बेसिकली हमारे पास बोथ पेयर्स शुड मल्टीप्लाई एंड शुड बी इक्वल टू। कंडीशन नंबर 1 ये है कि बोथ नंबर्स in the pair should multiply and be equal to ax square। मतलब कि मल्टीप्लाई होगी किसके बराबर? ax स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c के बराबर, मतलब कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। और सेकंड कंडीशन ये है कि बेसिकली हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या पेयर में उनको ऐड होके बेसिकली किसके बराबर बनना चाहिए? उनको ऐड होके बेसिकली वो bx के बराबर बनना चाहिए। किसके बराबर बनना चाहिए? bx के बराबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? बोथ नंबर्स इन द पेयर शुड ऐड, मतलब कि दोनों को ऐड होके और किसके बराबर होना चाहिए? शुड ऐड एंड बी इक्वल टू बी एक्स के बराबर के, मतलब यहां पर जो भी ये बी एक्स वाली चीज है इसके बराबर होना चाहिए। सही है? ये दो कंडीशंस अगर आपने ट्रू कर ली तो मतलब आप जीत जाओगे, आपको कोई भी चीज गलत नहीं होगी इंशाल्लाह मिडिल टर्म ब्रेकिंग में। तो अब आते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां पे गौर करूं तो पहले तो भाई 6 और -1x सही है। अच्छा, शुड ऐड नहीं होना चाहिए बल्कि और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यहां पे सब्ट्रैक्शन भी कभी कभी काम आती है। ठीक है, शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट का वर्ड लिखूंगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड बी इक्वल टू बी एक्स, राइट? इस तरह की चीज बननी चाहिए। अब हमारे पास हाउ आर इज 6 and 1 बिकमिंग 5, तो वो सब्ट्रैक्ट होकर उड़ गए। तो प्लस का 5 बनाना था तो इसलिए बड़े वाले नंबर के साथ +6 लिखा, -1x लिखा, तो ये भाई बन गया +5x तो बन गया। तो मतलब एक कंडीशन तो ट्रू हो गई सेकंड वाली। पहली वाली कंडीशन ट्रू कराते हैं तो 6x मल्टीप्लाई बाय -1x करेंगे तो -6x स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि अब नंबर तो नंबर है। अगर यहां पे प्लस का 6 है तो यहां पर माइनस का 1 है, तो यहां पर भी सेम ही रहना चाहिए। तो +6x -1x इज 5x, +6x -1x मल्टीप्लाई होके -6x स्क्वायर बन गया। अब ये दोनों हमारे पास यहां पर क्या है? ये दोनों हमारे पास वो है, वो सही चल रहा है। बट देन दिस पेयर इज नॉट आइडियल। वाई? बिकॉज प्लस का 5 तो दे रहा है लेकिन -6x स्क्वायर दे रहा है।
तो दैट इज नॉट आइडियल फॉर अस। हमें तो प्लस का 6x² भी चाहिए था ना भाई, ये लिखा हुआ यहाँ पे प्लस का 6x² चाहिए। तो दैट मीन्स दिस पेयर वोंट वर्क फॉर अस। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि यहां पर हमारे पास इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पेयर फॉल्टी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब सेकंड पेयर पे जाता हूं जो कि 2 और 3 वाला पेयर है, उससे भी 5 तो बन रहा है। तो अब कैसे 5 बन रहा है, आ जाओ चेक करते हैं। तो 3 और 2 से 5 ऐसे बनेगा कि दोनों प्लस हो जाए तो 5x आ जाएगा। हाँ, अगर 3x मल्टीप्लाई बाय प्लस 2x भी हो जाएगा तो उससे भी तो भाई 6x² आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा केस मेरे पास आइडियल है, बिल्कुल आइडियल है। सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी माई थिंग, और ये हमारे पास हमारी चीज वो वाला काम का पेयर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जब आपको वो पेयर मिल गया तो इस सेंटर वाले नंबर की जगह आके आपने वो पेयर रिप्लेस कर देना है जिस तरह वो ऐड होके बना था। तो यहां पर आते हैं एक्स, सो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एंड दिस इज गोइंग टू बी 8। x कॉमन लिया तो x+3 हो गया, प्लस 2 कॉमन लिया तो बेटा x+3 हो गया, एंड देन इट इज गोइंग टू बी x+3 इंटू x+2, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। इज दैट क्लियर? समझ आता है बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो प्लीज पूछो। सर एक दफा ये जो आपने चीज कट की और इसके नीचे वाली चीज एक दफा दोबारा समझा देगा। किस चीज का बेटा? ये वाली जो चीज सर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट के नीचे जो कट की हुई है ना, और इसके नीचे वाली। बेटा देखो ना, ये वाला पेयर तो नहीं काम करना, क्योंकि इससे ऐड होके तो +5x आता है, लेकिन मल्टीप्लाई होके -6x² आता है। ये वाला पेयर बेटा काम का है, क्योंकि देखो इससे 5 कैसे बन रहा है, दोनों को ऐड करके 5 बन रहा है प्लस का, और दोनों को सेम नंबर्स को सेम साइंस के साथ मल्टीप्लाई करने से भी +6x² आ रहा है। ओके सर। तो दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट आइडियल पेयर दैट वी आर गोइंग टू टेक। इज दैट क्लियर? तो यस। ये मेरे पास इस तरीके की कोई चीज बंद होके आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आता है? ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल नाउ। मैंने बोला ना, 2 एग्जांपल्स हैं, बड़ी काम की हैं दोनों, इनसे समझ आ जाएगी गेम क्या है। अगेन, अब यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है, यहां पर लिखा हुआ है x² -5x प्लस 6। अगेन सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने बेटा जी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, +6 को और बेसिकली इसको, और आपने बेसिकली दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर है बेटा जी ये वाला। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, राइट। और बेसिकली कौन सा 6x² होगा, ये बेसिकली हमारे पे +6x² होगा। एंड देन दोनों में बेसिकली हमारे पास ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। अब अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बात करता हूं, और बेसिकली हमारे पास यहाँ पर होता ये है कि जब कभी भी हमारे पास यहाँ पर आते हैं तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको ये याद रखना बेटा कि अब वापस से वही पेयर बनाने, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई वाले, तो मल्टीप्लाई वाले पेयर से ही काम चलेगा। तो 1 × 6 और 2 × 3। अगेन अब चेक, इसके बाद जो पेयर आता है वो 3 × 2 आता, किसी काम का नहीं होता, तो उसको वहीं छोड़ देंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बेटा जी ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगेन ये दोनों ही पेयर काम के लग रहे होंगे हमें। ठीक है ना? तो अब एक एक करके चेक करते हैं कौन सा वाला ज्यादा काम का है जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो अगर मैं -5 बनाना चाहता हूं तो -6x प्लस 1x लूंगा तो -5x आ जाएगा। लेकिन क्या ये करने से, ये दोनों नंबर साइन के साथ मल्टीप्लाई कराने से -6x² आ रहा है? तो भाई -6x² तो नहीं चाहिए था, हमें तो +6x² चाहिए था। अच्छा, अगेन मैंने -6 क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे पास बड़े नंबर का साइन आता है ना आखिर में आंसर में, तो जो ऐड सब्ट्रैक्ट करा के जो नंबर बनाना है उसके साइन की भी तो अहमियत है। तो अगर -5 लाना है तो बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन रखनी पड़ेगी। अब मेरे पास यहां पर देखो ये वाली चीज क्या होगा, -6x मल्टीप्लाई बाय 1x, तो इट्स गोना बी -6x² हो जाएगा। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी आइडियल, बिकॉज मल्टीप्लाई करके वो चीज नहीं बन पा रही जो हमें बनानी है। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। फिर यहां पर आते हैं बेटा जी, नीचे चलते हैं, और फिर अब हम देखते हैं दूसरे वाले पेयर की तरफ। तो भाई 3 और 2 है ना, तो अब -5 बनाना है, तो भाई सेम साइन होंगी तो ऐड हो जाएंगे दोनों, और फिर माइनस में आंसर में बड़े नंबर की साइन भी आ जाएगी। तो यहां पर आते हैं, तो ये क्या होगा, -3x -2x और इज इक्वल्स टू -5x भी हो जाएगा। अगर दोनों की सेम साइंस ही रखोगे तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई होके 6x² भी बन जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। और एक नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ये सही हो जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आता है? आर वी सर ये गुड? सर ये जो दो एग्जांपल थी इसमें प्लस और माइनस का ही फर्क था बस। जी जी जी, बस प्लस और माइनस का ही फर्क था। ओके सर। ठीक है।
अब मैं आगे चलता हूँ और अब मैं आगे चल के बेसिकली क्या करूंगा, तो एक्स स्क्वायर पर आए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो प्लस और माइनस करने से पेयर की पूरी शक्ल भी चेंज हो रही है ना यार, मतलब वहां पे प्लस प्लस के दोनों चलाने पड़ रहे थे, यहाँ पे माइनस प्लस के चलाने पड़ रहे हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट समझो कि मल्टीप्लाई करा के भी एक चीज बनानी है, ऐड सब्ट्रैक्ट करा के भी वही चीज बनानी है विद द साइन। सही है। अब यहां से आगे चलते हैं और यहां से आगे चल के देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ले लूंगा, और माइनस थ्री एक्स के बाद क्या होगा, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन लिया एक्स माइनस थ्री, then it is going to be what, x minus 3 into x minus 2, and this is how it is going to be done. Is that clear बेटा, समझ आता है? And that is it. यस सर। All right. अब बेटा जी मैं आप लोगों को एक सवाल और कराता हूँ, एंड देन आई जस्ट कॉल इट अ डे फॉर टुडे, एंड देन इन द, अच्छा मैं इंडाइसिस का होमवर्क दूंगा और एक चार पांच सवाल दूंगा। दानियाल यू हैव टू राइट योर ईमेल बेटा, सर अभी सेंड कर देता हूँ। प्लीज कर दो यार, ताकि मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूं, वहीं पे सारे होमवर्क सबमिट होंगे, वहीं पे सारी चीजें ऐड होंगी। दानियाल व्हाट स्कूल डू यू गो टू? सर बीकन हाउस, गुलशन कैम्ब्रिज। Okay, and how did you find about Nova exactly? सर थ्रू सर हादी द फाउंडर। So how do you know him? सर पहले हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, फिर उन्होंने लीव कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, ओके। But is he teaching anywhere in the morning now? मॉर्निंग तो नहीं सर, हम मैंने जो उनसी क्लास ले रहा हूँ वो भी इवनिंग की है, वो है 5:30 5:45 से स्टार्ट होती है। और खत्म कब होती है? 6:15 45 मिनट्स की क्लास होती है, और हफ्ते में 3 दफा होती है। अच्छा, सही। All right, let's look at this example question now. अब देखते ही हैं कि अब यहां पर आ जाओ भाई, तो अगेन वही क्या करेंगे, सबसे पहले 24 प्लस 24 को प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा के क्या बनाना है भाई, 24x स्क्वायर बनाना है। ठीक है, फिर हमारे पास होता ये है कि अगर इसको ये बनाना है तो अब भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्किंग। सर अगर ऐड या सब, अगर ऐड या 12 सब्ट्रैक्ट, सॉरी, 12 और 2 ले सकते हैं। अब रुक जाओ ना, एक एक करके रुको, आराम आराम से जाएंगे, आराम आराम से बिल्कुल। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलो। तो अब पेयर्स बनाते हैं जो 24 बनते हैं मल्टीप्लाई हो गए। सबसे पहला पेयर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 24, फिर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर क्या 3 के टेबल में भी आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 8, और फिर 4 के टेबल में आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ओ भाई देखो 10 कैसे कैसे बनता है। तो 10 जो है वो बेसिकली अगर ये वाला पेयर ऐड हो जाए तो भाई 10 बना देगा, और ये वाले पेयर में अगर सब्ट्रैक्शन हो जाए तो जब भी 10 बन जाएगा। अब दो पेयर वापस से कंफ्यूजन भाई कौन सा वाला लें, तो अब एक एक करके उसकी वर्किंग शुरू करते हैं। तो जो पहले आता है उसको पहले करते हैं। तो अब यहाँ पे 12x माइनस 2x करूंगा जब जाके प्लस 10x आएगा। क्या 12x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x करने से माइनस 24x स्क्वायर आएगा? मुझे माइनस 24x स्क्वायर कहाँ चाहिए भाई, मुझे तो प्लस 24x स्क्वायर चाहिए ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, ये वाला पेयर खल्लास, इसका कोई काम नहीं है। अब क्या होगा, अब सेकंड वाले पेयर को चेक कर लो। तो अगर सेकंड वाले पेयर को चेक करने जाते हो उससे 10x कैसे बनता, उससे 10x ऐसे बनता कि 6x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 10x हो जाता। और फिर अगर 6x मल्टीप्लाई बाय 4x भी करते तो क्या उससे भी तो 24x स्क्वायर आता। तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन, एंड दैट इज इट। इज दैट क्लियर गाइज? तो यस अब सर। यहां पर आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 हो गया, फिर ये x इंटू एक्स प्लस 6 हो गया, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 हो गया, एंड देन x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4, एंड देन ये हमारे पास बेटा जी आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज, समझ आता है? यस सर। सर इसकी स्लाइड हमें मिल सकती है, ये वाली Yes, स्लाइड? beta, I'll just send them. Don't worry. थैंक यू सर। All right, guys. This is the classwork for the day today, and I will just be sending you. आप लोगों को मैं एक ग्रुप पे ऐड करके वो गूगल क्लासरूम की लिंक भेजूंगा, वो ऐड कर, उस पे ऐड हो जाना। फिर उसके बाद यार एक ये
मैं ना बेसिकली कोई ड्राइव का एक्सेस नहीं देता। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करके आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग। अब देखो, अगर आप बेसिकली यहाँ पर आते हो ना, और आप अ, अगर मेरी स्प्रेडशीट खोलते हो, तो एक मिनट मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकना, क्लास नहीं छोड़ना अभी। वेट, लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग इट। स्टॉप रिकॉर्डिंग इट, यस।